देश में अगर इस समय हम माहौल की बात करें तो बिल्कुल भी सही नहीं। ऐसे में ये माना जाता है कि मीडिया का ये दायित्व होता है कि हर एक इंसान तक सही खबर और पक्की खबर पहुंचाए। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत में हमने ये देखा है कि कई बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स भी खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के पहले उसको फैक्ट चेक नहीं करते और बिल्कुल बिना सोचे समझे फैला देते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो खबर मतलब फॉल्स खबर थी या फिर झूठी खबर थी, एक फेक थी। बाद में वो लोग माफ़ी ज़रूर मांग लेते हैं, लेकिन वो खबर फैल चुकी होती है और जिन लोगों के दिमाग पे उस चीज़ का असर पड़ना होता है, उस चीज़ का असर भी पड़ चुका होता है। अभी पिछले कुछ दिनों में भी एक तस्वीर ऐसी सामने आई थी जिसमें कि आज तक के एक पत्रकार को ये बताया गया था कि वो बंगाल का विक्टिम है, जबकि वो था ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि गलतियाँ सिर्फ एक ही धड़े से होती हैं, गलतियाँ कई सारे लोगों से होती हैं, हर एक धड़े से होती हैं। लेकिन बात ये रहती है कि आखिर सब लोग एक दूसरे के भाई बंधु रहते हैं, कोई भी इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता और यही एक मेन कारण बनता है कि लोगों तक गलत खबर लगातार पहुंचती है। अब यहाँ पे किसको हमें दोष देना चाहिए या किसको दोष नहीं देना चाहिए, इसके लेकर जो सवाल खड़ा होता है उसका जवाब देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सही नहीं है और कोई भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। क्योंकि देखिए, हर लॉ का एक बाय लॉ होता है, एक बाईपास होता है। तो अगर कोई गलती कर भी देता है तो उसमें माफ़ी को कुछ इस तरीके से मांगते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता कि भैया इन्होंने कोई गलती करी भी थी या नहीं करी थी। जैसे पिछले एक साल में मीडिया की रिपोर्टिंग के ऊपर कई सारे सवाल उठे और उनको, जो उनकी एक फ़र्म है एनबीएसए है, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, उनकी तरफ से कई सारे मीडिया ग्रुप्स को माफ़ी मांगने तक के लिए कहा गया अपने प्राइम टाइम के शो में। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन क्या असर पड़ा उस चीज़ का? कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी धड़ल्ले से उसी तरीके से न्यूज़ दिखाना बदस्तूर जारी है, चाहे वो फेक हो या सही हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस लोगों तक सबसे पहले हमारी खबर पहुँचनी चाहिए। अब सबसे पहले की जो ये दौड़ लगती है, सबसे पहले खबर दिखाने की जो ये दौड़ लगती है, इसी दौड़ में हम लोग कई बार हमारी नैतिकता भूल जाते हैं, हमारी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। एक मीडिया पर्सन होने के नाते क्या आपके दायित्व होते हैं, ये आप भूल जाते हैं। अब इस समय हमारे देश के अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हों या फिर दूसरी गैर भाजपा शासित राज्य हों, सभी में त्राही त्राही मची हुई है। कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है, ये बात एक स्पष्ट रूप से हम सभी के सामने आ चुकी है। कहाँ तो हम पब्लिक को इस चीज़ के लिए दोष दे सकते हैं कि भाई आप लोग घर के बाहर मत निकलिए या आप लोग घर के बाहर निकल के ये चीज़ फैला रहे हो, और कहाँ हम किसी सरकार को दोष दे सकते हैं। जाहिर सी बात यह है कि अब हम इस समय इस परिस्थिति में आ चुके हैं कि हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हमको बस अपने आप का ध्यान रखना होगा। लेकिन मीडिया की बात करना इस समय इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि अभी हमारे देश में कोरोना के अलावा जो एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी भूचाल मचा हुआ है, वो है बंगाल। और बंगाल की खबरों को लेकर जिस तरीके से मीडिया ने अपनी हिपोक्रेसी दिखाई है, वो बताता है कि हमारे देश में मीडिया को अभी भी सिर्फ और सिर्फ यही बात पड़ी है कि वो कौन सी चीज़ के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना चाहती है। अब यहाँ पे मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर तौर की बात है, जो सरकार सत्ता में है उसका भी अपना प्रोपेगेंडा है और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनका भी अपना प्रोपेगेंडा है, सभी का अपना अपना प्रोपेगेंडा है। तो इसको लेकर किसी एक के ऊपर दोषारोपण करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, किसी एक को तो अभी इस परिस्थिति में दोष देना होगा, क्योंकि आप सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो और आप एक तरफ के ही तराजू की तरफ ध्यान दे रहे हो। ये जाहिर तौर से बात है। अब एक आर्टिकल जो अभी सामने आया, उसमें यूपी पर स्विच ऑन, बंगाल हिंसा पर स्विच ऑफ, मेन स्ट्रीम मीडिया का ये संतुलन क्या कहलाता है। मतलब कि आप एक जगह की तो खबरें दिखा रहे हो लेकिन दूसरी जगह से कंप्लीटली कट ऑफ हो जा रहे हो। ये संतुलन किस बात का है और इसके थ्रू आप क्या दिखाना चाहते हो? क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा कि किस तरीके से विदेशी मीडिया ने भारत में कोविड की जो दूसरी लहर आई उसको कवर किया और किस तरीके से भारत की एक गलत छवि को बाहर दिखाने की कोशिश करी। और कई जगहों पर तो ये भी देखा गया कि जो इमेजेस बेचने वाली कंपनियां हैं, वहाँ पे भारत के शमशानों की जलती हुई चिताएं की तस्वीरें 23-23 हज़ार में बिकी हैं। मतलब आप मानव मृत्यु की तस्वीरों को 23-23 हज़ार में बेच रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? और ये तस्वीरें बेचने वाले और कोई नहीं, हमारे भारतीय लोग ही हैं। कोई बाहर के लोग तो अंदर आके खींच नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ के शमशान घाटों की फ़ोटो तो हमारे यहाँ के ही फोटोग्राफर खींच रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, आप किसी और को कैसे दोष दे सकते हो? यहाँ तो सभी अपने हैं। तो कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र ने विदुर की सलाह पर ध्यान दिया होता तो महाभारत को टाला जा सकता था, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने लीन थे कि उन्होंने विदुर की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर की बात नहीं सुनी, इससे उन बातों का महत्व कम नहीं हो जाता। महाभारत में तो राजा को सही और गलत बताने वाले विदुर थे। लोकतंत्र में प्रजा ही राजा होती है, उसे सही तस्वीर दिखाने की जिम्मेदारी मीडिया की होती है। लेकिन अगर मीडिया भय, लालच, स्वार्थ या मोह के कारण सच ना दिखाए तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? क्या बंगाल को लेकर ऐसा कहा नहीं जा सकता?
बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद हिंसा का खतरनाक दौर चल रहा है। 16 हत्याओं की बात तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर चुकी हैं, लेकिन अलग अलग दावे बताते हैं कि ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। मारे गए लोगों में अधिकतर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के काफिले पर हमले हो रहे हैं, इसके वीडियो तो हम सभी देख रहे हैं, तस्वीरें हो गई, वीडियो हो गई, सभी हम लोगों के सामने आ रहे हैं। पर मुख्य धारा का देसी और विदेशी मीडिया ऐसा लगता है कि चादर तान कर सो रहा है। कल्पना कीजिए कि यदि ऐसा योगी के राज में उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अब तक सारे अखबारों के पन्ने और टीवी चैनलों के बुलेटिन इन्हीं खबरों से भरे होते। वहाँ लोकतंत्र की मौत के मरसिए पढ़े जा रहे होते, पर बंगाल को लेकर ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा। ये चिंतन और चिंतित होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि आखिर हमारे देश की मीडिया ने कौन सा चूर्ण खाया है जिसको खाने के बाद उनके मुंह से बोल नहीं फूट पा रहे। प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अगर जीतने वाली पार्टी विपक्ष के खिलाफ हिंसा करे तो ये भारतीय प्रजातंत्र के लिए बेहद अफसोसजनक और शर्मनाक है। ममता बनर्जी की टीएमसी के ऊपर पहले वामपंथी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार हिंसा कहीं अधिक क्रूर, कहीं अधिक व्यापक है। बंगाल से जो खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं। हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने धृतराज की तरह अपनी आंखों के साथ कान भी बंद कर लिए हैं, पर देश विदेश की मीडिया और कथित बुद्धिजीवी तो बंगाल में विदुर की भूमिका निभा ही सकते हैं। उनकी कलम और कैमरे को आखिर किसने रोका है, ये सवाल उनसे लगातार पूछा जा रहा है और ये आगे भी भविष्य में पूछा जाएगा। देश के अंदर एक पूरी जमात है जो हिंसा की छोटी सी घटना को बड़ा रंग देती है। मानवाधिकार, मानवता, सुप्रीम कोर्ट और संविधान ना जाने किस किस की दुहाई देती है। जब घोषित आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाया जा सकता है, तो बंगाल की हिंसा को लेकर आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। प्रश्न है कि बंगाल में पिछले 2-3 दिन के अंदर जो हिंसा हुई है, महिलाओं के साथ कथित बलात्कार और अत्याचार के जो चित्र सामने आए हैं, उन पर कथित मानवाधिकार एक्टिविस्ट का दिल अभी तक क्यों नहीं डोला। क्या भारतीय नागरिकों के मानवाधिकार की व्याख्या या जिंदा रहने का अधिकार उनकी राजनीति निष्ठा को दिखाकर किया जाएगा। इन बुद्धिजीवियों और देश विदेश की मुख्यधारा के मीडिया की भूमिका पर इसे लेकर कई सवाल इस समय बन भी रहे हैं और सीधे तौर पर आंखों में आंखें डालकर इनसे पूछे भी जा रहे हैं। दिल्ली के दंगे हों, अखलाक की हत्या हो या फिर ऐसे कई अन्य उदाहरण जिनकी खबरों को मीडिया मुख्यधारा की मीडिया सुर्खियां बनाता है, इसे देश की अदालतों, जनमानस और दुनिया का ध्यान इस तरफ जाता है। क्या बंगाल की हिंसा को देश और विदेश के अखबारों में वही स्थान मिल रहा है? क्या मुख्यधारा के अखबार चैनल उसे गंभीरता के साथ उठा रहे हैं जैसा कि अन्य मामलों को उठाते हैं? लेकिन इन सवालों का जवाब ना ही होगा, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। कुछ अखबारों ने इन मामलों को उठाया है तो उसमें इतना किंतु परंतु लगाया गया है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा की रिपोर्टिंग इतने किंतु परंतु के साथ कुछ लोग कर रहे हैं जिससे ये हिंसा जायज़ लगती है। आप पूछेंगे तो बताया जाएगा कि खबरों में संतुलन लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो भाई बाकी की घटनाओं के संतुलन क्यों नहीं बिठाते? तब आपकी हेडलाइन और रिपोर्टिंग एक निर्णायक क्यों होती है, मतलब फैसला सुनाने वाली आपकी रिपोर्टिंग क्यों होती है? ऐसा लगता है कि अदालत के साथ साथ एक पैरेलल ट्रायल भी चलाया जा रहा है जो कि मीडिया में चलाया जाता है। देश विदेश की मीडिया का यह दायित्व बनता है कि वे बिना किसी राजनीतिक और मजहबी भेदभाव के बंगाल की हिंसा की तस्वीर लोगों के सामने लाए, दंगा करने वालों का पर्दाफाश करें, उनको बेनकाब करें जो इस हिंसा के पीछे हैं। इसके लिए लोगों को उकसा रहे हैं। राजनीतिक दलों की ये तरह मीडिया राजनीतिक चश्मे से भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नहीं देख सकता। महाभारत में कम से कम कहने के लिए धृतराज की तरफ कई लोग थे जो उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, परंतु यहाँ बुद्धिजीवी और मीडिया रूपी विदुर ने भी धृतराज की तरह आंखों पर पट्टी बांध ली और कानों में रुई डाल ली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नाटक लिखा था। इस नाटक का शीर्षक था वैदिकी हिंसा हिंसन भवति। इस नाटक में धूर्त पुरोहित, पाखंडी पंडित और लालची मंत्री में राजा से कहते हैं कि जीव हिंसा शास्त्र मां सम्मत है, परंतु अंत में सिद्ध होता है कि हिंसा सही नहीं है, वे सब नरक के भागी बनते हैं। बंगाल का चुनाव जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस रामजद में आंखों की पट्टीबंदी बांधकर घूम रही है, मगर मीडिया ऐसा नहीं कर सकता। उसे सोचना चाहिए कि बंगाल की हिंसा देश के लोकतंत्र और सौहार्द के लिए बेहद घातक है। अब ये जो सारी बातें सामने आई हैं, ये आर्टिकल लिखा है उमेश उपाध्याय जी ने ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन ये आर्टिकल एक आंखें खोलने वाला आर्टिकल है, क्योंकि इसमें बड़ी ही सरल भाषा में ये बताया गया है कि किस तरीके से धृतराष्ट्र ने महाभारत को चाहते हुए भी नहीं रोक पाए। और यहाँ पे मीडिया अगर शायद समय रहते सच दिखा देती तो लोगों में भी एक प्रकार की जागरूकता आती और वो भी हिंसा फैलाने से बचते। बहरहाल इन चीज़ों को अब रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि अब बंदूक से गोली निकल चुकी है। अब बस आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना होगा और इसके परिणामों को समझना होगा कि आखिर वो जो गोली निकली है उसका हमें क्या करना है। क्योंकि मीडिया चाहता तो उस ट्रिगर को चलने से रोक सकता था, लेकिन मीडिया ने ये काम नहीं किया और मीडिया का ये दायित्व था कि उसको ये काम सही तरीके से करना चाहिए था। लेकिन बात जब राजनीति के साथ आ जाती है तो अक्सर लोग इस कीचड़ में कूदने से डरते नहीं हैं। और यही यहाँ पर भी हुआ है
कि लोगों ने कमल को उखाड़ फेंकने के लिए कीचड़ में कूदने से भी नहीं डरे, और यहाँ पे कीचड़ में कूद के खुद तो गंदे हुए ही, कमल को भी गंदा कर दिया। अब बात बस यहीं आके रुक जाती है कि क्या हम लोग इतनी संवेदनशीलता रख पाएंगे कि हम इन चीज़ों को जायज़ ठहरा पाएँ? क्योंकि जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा है, किंतु परंतु लगा रहा है, उन सभी से तो ये चीज़ें जायज़ ही दिखाई पड़ती हैं। तो इसीलिए आने वाले समय में जब ये सवाल पूछा जाएगा कि चुनाव के बाद बंगाल में जो हुआ था क्या वो सही था या वो गलत था, तो आंसर आपको 50-50 में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे संतुलन इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि आप खुद भी नहीं समझ सकते आने वाले 10 साल के बाद जब आप इन खबरों के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ था वो सही था या गलत था। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।